children, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies। इस चैनल में हम बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी की क्लासेस ले रहे हैं। बेसिक्स हम क्लियर कर चुके हैं। बिजनेस स्टडीज़ के यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम अभी कर रहे हैं, जिसके हम 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने 8 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट 4 प्रिंसिपल्स, जो आज हम करेंगे पार्ट 3 वीडियो में। ठीक है, तो 2 वीडियोस आप पहले देख लीजिए। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना चाह रहे हैं तो पहले यू हैव टू गो थ्रू दोस 2 वीडियोस, तभी आपको आगे के प्रिंसिपल्स समझ आएंगे। सो 8 प्रिंसिपल्स हम हेनरी फ्योल के कर चुके हैं। टुडे वी हैव कम टू द 9th प्रिंसिपल। 9th प्रिंसिपल है स्केलर चेन। व्हाट इज द 9th प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल? इट इज स्केलर चेन। देखिए, स्केलर चेन के अकॉर्डिंग इसमें ये कहा गया है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे टॉप लेवल पे है ए, मिस्टर ए। मिस्टर ए के अंडर 2 लोग हैं, बी एंड सी। देन अंडर बी एंड सी देर आर 2 more people, डी एंड ई। उनके अंडर है एफ एंड जी। तो स्केलर चेन का मतलब ये है कि अगर मिस्टर ए कोई भी बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं डी से, या डी कम्युनिकेट करना चाहता है ए से, एफ कम्युनिकेट करना चाहता है बी से, सो दे हैव टू फॉलो वन पैसेज। डायरेक्टली एफ उठ के अपनी बात बी से नहीं कर सकता, यानी दे हैव टू फॉलो वन पैसेज। हाउ? एफ विल कन्वे हिज मैसेज टू डी एंड डी विल फर्दर कन्वे दैट मैसेज टू बी। Similarly, if D wants to communicate to C, then D will communicate to B, B will communicate to A, and A will communicate to C. This is a passage which has to be followed. ये एक पैसेज, एक रास्ता जो हर एम्प्लॉय को फॉलो करना होता है टू कम्युनिकेट, उसी को हम कहते हैं स्केलर चेन। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में इतना इनफॉर्मल कल्चर नहीं होता कि आप किसी से भी उठ के कोई भी बात कभी भी कर लो। यू हैव टू फॉलो सम सीरीज अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए। एक पैसेज आपको, एक सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ता है अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। उसी पैसेज को हम कहते हैं स्केलर चेन। बट देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन ये है कि इफ देयर इज समथिंग वेरी अर्जेंट, कोई बहुत इमरजेंसी है, एंड 2 people हैव टू कम्युनिकेट मैसेज इन अ केस ऑफ इमरजेंसी, तो वो क्या करेंगे? लाइक एफ एंड जी, ये दोनों एक ही लेवल पे है। एफ को अगर कोई भी बात करनी है जी से, इफ एफ वांट्स टू कन्वे एनी मैसेज टू जी, तो पैसेज क्या बनता है? एफ विल गो टू डी, डी टू बी, बी टू ए टू सी, सी टू ई एंड ई टू जी। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इस काम में बहुत ज़्यादा समय लगेगा ही। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर बात बहुत अर्जेंट है, तो एफ कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू जी। एफ जो है वो अपनी बात डायरेक्टली जी से कर सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, एफ कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू जी विद अप्रूवल ऑफ देयर सुपीरियर्स, यानी कि अपने अपने सुपीरियर से इजाजत लेके वो इन केस ऑफ इमरजेंसी आपस में बात कर सकते हैं। इस एक्सेप्शनल केस को, ये जो एक्सेप्शनल केस है, स्केलर चेन फॉलो नहीं कर रहा जो केस, ये जो एक्सेप्शनल केस है, इमरजेंसी के केस में 2 लोग सेम लेवल पे अपनी बात आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस एक्सेप्शनल केस को हम कहते हैं गैंग प्लैंक। क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक। व्हाट डू वी कॉल इट? गैंग प्लैंक। यानी कि स्केलर चेन का ही एक्सेप्शन है एक गैंग प्लैंक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यूज में गैंग प्लैंक के बारे में। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, व्हेन 2 people वर्किंग एट द सेम लेवल आर नॉट फॉलोइंग स्केलर चेन, दैट इज नोन एज गैंग प्लैंक। होप दिस प्रिंसिपल इज क्लियर। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि हर प्रिंसिपल के साथ आपको कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स और कुछ वायलेटिंग इफेक्ट जरूर होंगे आपकी बुक्स में। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब है कि इस प्रिंसिपल के क्या गुड पॉइंट्स है, और वायलेटिंग इफेक्ट का मतलब है कि अगर ये प्रिंसिपल आप फॉलो नहीं करते तो इसके क्या बैड इफेक्ट्स है। तो ऑब्वियसली अगर मैं स्केलर चेन फॉलो करती हूँ तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ऑर्डरली फ्लो करेगी। जो उसका फ्लो होना चाहिए ऑर्डर से, वैसा ही फ्लो होगा। और वॉयलेटिंग इफेक्ट, अगर मैं स्केलर चेन फॉलो नहीं करती तो इसका क्या वॉयलेटिंग इफेक्ट होगा कि जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है वो ऑर्डरली फ्लो नहीं करेगी। हो सकता है एफ ने डायरेक्टली ई को बोला, बीच में इतने सारे लोग में रह गए जिनको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। इसलिए स्केलर चेन फॉलो करना बहुत जरूरी है ताकि एक प्रॉपर सीक्वेंस हो
फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का। विल कम टू आवर नेक्स्ट, द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज, कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, 10th ऑर्डर। अब मैक्सिमम टाइम जब भी मैं बोर्ड चेकिंग में गई हूँ तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जब भी ऑर्डर के बारे में क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर प्रिंसिपल क्या है, तो बच्चे लिखते टू गिव ऑर्डर्स। जब एक बॉस अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर देता है उसे बोलता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो चिल्ड्रन मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि ऑर्डर का मतलब बिल्कुल भी ऑर्डर देना नहीं है। इस केस में आप ऑर्डर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे टू गिव ऑर्डर, क्योंकि उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ऑर्डर का मतलब होता है हर चीज अपनी जगह पे, कहते हैं ना सारा सामान ऑर्डर से रख दो, कहते हैं ना इस तरीके से, ये वो वाला ऑर्डर है, कीप ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंग टू प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, सो ये वही ऑर्डर है, राइट थिंग एट इट्स राइट प्लेस एंड राइट मैन एट इट्स राइट प्लेस। जिस तरह से अब देखो आपके स्कूल में आया भी होंगी और टीचर्स भी होंगी। अगर टीचर की क्वालिफिकेशन वालों को आया की जॉब मिल जाए और आया वाली क्वालिफिकेशन को टीचर की जॉब मिल जाए, क्या ये सही है? नहीं सही। यानी कि एक ऑर्डर होना चाहिए कि किसको क्या पोस्ट देनी है, किस इंसान को क्या जगह देनी है ऑर्गेनाइजेशन में। उसी तरीके से आप वॉशरूम गए और वॉशरूम में आपने देखा पेन पेंसिल्स पड़े हुए हैं, और लाइब्रेरी गए तो वहां देखा मग पड़ा है, बकेट पड़ा है, क्या ये पॉसिबल है? ये सही नहीं है ना। इसलिए सही चीज को सही जगह पे रखना ताकि अगले दिन उसे ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो, उसी को कहते हैं ऑर्डर, मीन्स राइट थिंग एट इट्स राइट प्लेस। क्या जरूरत है ऑर्डर की? इसका एक रीजन है कि ऑर्डर प्रिंसिपल क्यों बना। एक वर्कर है, एक वर्कर 8 घंटे के लिए काम पे आता है, जिसमें से 1 घंटा लगा लो वो लंच ब्रेक, टी ब्रेक, ये ब्रेक वो ब्रेक में ले लेता है, बचे 7 आवर्स। हाफ एन आवर टू 1 आवर एक वर्कर गॉसिप्स में बिताता है, बचे 6 आवर्स। ठीक है, तो 6 आवर का 1 मिनट भी वेस्ट ना हो उसके लिए प्रिंसिपल बनाया गया। कैसे? आज एक वर्कर है, वो काम करके गया, अब अगर उसका सारा सामान रखने की प्रॉपर जगह बनी हुई होगी, अगर वो अपना सामान काम पूरा होने के बाद आज जगह पे रख के जाएगा, तो अगले दिन जैसे ही वो आएगा अपना काम स्टार्ट कर देगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन अगर वही वर्कर आज सारा सामान इधर उधर फेंक के चला गया, कोई प्रॉपर जगह नहीं ऑर्गेनाइजेशन में सामान रखने की, तो अगले दिन वो आएगा, पहले तो वो हाफ एन आवर वेस्ट करेगा सामान ढूंढने में, उसके बाद वो थक जाएगा सामान ढूंढ के, फिर हाफ एन आवर बाद काम स्टार्ट करेगा, 1 घंटा और वेस्ट हो गया, यानी 6 आवर्स भी किस में आ गए? 5 आवर्स में। इसलिए ये प्रिंसिपल बना गया टू कीप राइट थिंग एट इट्स राइट प्लेस, सो दैट वर्कर अगले दिन आके वो वाला टाइम वेस्ट ना करे इक्विपमेंट्स ढूंढने में, उसकी एक प्रॉपर जगह हो जहां पे वो अपना सामान रख के जाए और अगले दिन वहीं से आके अपना सामान उठा ले। और ये चीज आपको घर में भी फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो क्या है पॉजिटिव इफेक्ट और वायलेटिंग इफेक्ट इस प्रिंसिपल के? अगर हम सारा सामान ऑर्डर से रखते हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर ऑर्डर नहीं मेंटेन करते हम तो उसका क्या वायलेटिंग इफेक्ट है? क्या नुकसान होगा ना करने का? मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। आज एक इक्विपमेंट खो गया, नया मंगाओ, आज फिर से एक और खो गया, कल एक और मंगाओ। ऐसा ही तो होगा। अगर एक प्रॉपर जगह नहीं होगी सामान रखने की तो हर दिन कुछ ना कुछ होता रहेगा और हर दिन पैसे एक्स्ट्रा खर्च होंगे, रिसोर्सेज क्या होंगी? वेस्ट होंगी। Now come to the next principle, principle of equity. Very easy principle and very very important principle. Let me tell you, 99% चांस है कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है प्रिंसिपल। इक्विटी नाम से समझ आ रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज एट द सेम पोजिशन। अगर 2 एम्प्लॉयज है, 2 एम्प्लॉयज सेम पोजिशन पे काम कर रहे हैं, सेम क्वालिफाइड है, सेम उनकी जॉब है, ठीक है, लेकिन दोनों के साथ जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग है। एक की सैलरी ज्यादा है, एक की सैलरी कम है, एक के वर्किंग आवर्स कम है, एक के वर्किंग आवर्स ज्यादा है, एक को लीव ज्यादा मिल जाती है, एक को लीव कम मिलती है। सो दिस इज नॉट फेयर। व्हेन 2 people they are working at the same level with same qualification with same experience, so they both should be treated equally. ऑब्वियसली सेम ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि एक पर्सन आज बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा है और एक पर्सन 10 साल पहले से पढ़ा रहा है तो उनको सेम ट्रीटमेंट मिले, नॉट एट ऑल, क्योंकि एक्सपीरियंस इज देयर विच ऑलवेज काउंट्स। बट हाँ, इफ देर आर 2 people विथ सेम क्वालिफिकेशन, विथ सेम एलिजिबिलिटी, with same experience and they are doing the same job for the organization, then they should be treated equally. अगर equal treatment मिलेगा तो employees भी satisfied रहेंगे, labor turnover rate कम रहेगा। और अगर equal treatment नहीं मिलेगा, biased nature होगा employer का, तो क्या होगा? There will be more
frustration among the employees will not do wholeheartedly work and they will always think of leaving the job whenever they get a opportunity. So यही है इक्विटी. इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज रिमेन सेटिस्फाइड. और अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते, इक्विटी मेंटेन नहीं रखते, तो क्या नुकसान है? डिक्लाइन इन एफिशिएंसी ऑफ स्किल्ड वर्कर. जिन वर्कर्स को काम आता भी है वो भी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अपना काम नहीं करेंगे. ठीक है. So children, now we have completed 11 principles out of 14 principles given by Henry Fayol. This is the part 3 of this topic, principles of management. I will make one more video of the same topic, principles of management, part 4, जिसमें remaining 3 principles हम करेंगे. Then we will complete all the 14 principles of Henry Fayol. I hope आपको ये समझ आ गया होगा. You have to go through all the 3 videos and then you will switch to number 4th video जो कि next 3 principles की है. कोई भी डाउट है, if there is any doubt, any confusion, please leave it in the comment box. I will definitely consider it and I will answer it as soon as possible. Please share the video with your batchmates, subscribe the channel and click the bell icon so that you can get a notification as soon as I post the video once again. Till then, stay tuned. Bye bye. Take care.